इनसाइड एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी के आरंभ में हमें मंगल ग्रह दिखाया जाता है, यानी कि मार्स। वहाँ पे हम देखते हैं कि नासा के कुछ साइंटिस्ट मार्स के मिट्टी के सैंपल्स ले रहे होते हैं। तभी उन्हें नासा से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी उनका कमांडर फैसला करती है कि उन्हें ये मिशन को यहीं पर रोकना होगा और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से निकलना होगा। अब सारे साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मार्क को एक चीज आके टकराता है और उसके वजह से वो तूफान में कहीं खो जाता है। हालांकि इनकी जो कमांडर होती है वो उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही उन्हें लगता है कि मार्क जिंदा होगा। और तूफान बढ़ने के कारण उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो हम देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और एक एंटीना का रड उसकी पेट में घुस गई है, जिससे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो किसी तरह से वहाँ से उठकर अपने शेल्टर में चले जाता है और वो अपने पेट से उस रड को निकाल के घाव को साफ करता है और अपने टीम मेंबर को संपर्क करने का कोशिश करता है। लेकिन तूफान के वजह से संपर्क करने का उपकरण खराब हो चुकी थी। अब मार्स पर मार्क अकेला फंसा हुआ था और उसके साथियों को ये लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा और अगर मार्क को यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर है और उसे वहाँ पर जाना होगा। लेकिन उसके पास 4 साल नहीं है, क्योंकि उसके पास 4 सालों तक का खाना नहीं है और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाना का बंदोबस्त करना होगा। इसीलिए वो सारा सामान का लिस्ट बनाता है और वो बॉटनिस्ट होने के कारण उसके दिमाग में खेती करने का आइडिया आता है। उसके पास बहुत सारे आलू होते हैं और वो आलू का खेती करने का सोचता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी और खाद की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर वो सब नहीं होता। इसीलिए वो अपनी मल का इस्तेमाल करके खाद बनाता है और पानी के लिए एक एक्सपेरिमेंट करता है। वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और वो ऐसे ही करता है। और पहली बार एक्सपेरिमेंट करने के समय एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि उसकी सांसों से आ रहा ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना भूल जाता है। लेकिन अगली बार की एक्सपेरिमेंट से वो पानी को बनाने में सफल होता है और वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है और पहले से वो अपने शेल्टर के अंदर मिट्टी डाल के उसमें खाद के साथ आलू बो दिया था। इस तरीके से कुछ दिनों में ही पहला पौधा मिट्टी से निकलता है और ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर ये ऐलान कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे मीडिया में खबर फैल जाती है और वो उसका फुनेरल भी कर देते हैं। पर अगले दिन जब नासा में उनकी एक ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की वो एक्सपेरिमेंट जगह दिख रही होती है, तो वो देखते कि वहाँ पर उपकरण एक जगह दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं और वो सोलर पैनल भी साफ दिखती है और वो जान जाती है कि मार्क जिंदा है और वो जाके अपनी सीनियर्स को बताती है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जान के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे वो भूख से मर चुका होगा, क्योंकि पृथ्वी से मार्स तक पहुँचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा और वो जानते हैं कि मार्क के पास इतने लंबे समय के लिए खाना नहीं होगा। अब मार्क को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं और वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर 4 साल बाद होगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर है और तब तक उसे वहाँ पहुँचना होगा। और इस सफर को तय करने में उसे करीब 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि चार्ज खत्म होने के वजह से सोलर पैनल्स को रिचार्ज करना होगा। तभी नासा में लोग मार्क तक खाना और जरूरत के सामान पहुंचाने के लिए तैयारी करते हैं और पूरी तैयारी खत्म होने में 3 महीने लगेंगे और उसे मार्स पर पहुंचने में 9 महीने लगेंगे, यानी पूरा 1 साल लगेंगे मार्क तक खाना पहुंचने में। अभी आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो गए हैं और उसने 400 पौधे उगाए थे, जो कि उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छी तरीके से हुई है। अब मार्क आलू निकालता है और छोटे आलू को दोबारा बो देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो भले कितनी आलू का खेती कर ले कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो पाथ फाइंडर को ढूंढने जाता है
जो 1997 में खराब होके उसका संपर्क टूट गया था। तभी नासा की टीम जो लगातार उसकी हरकत पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखनी होती है और वो समझ जाती है कि मार्क पाथफाइंडर को लेने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। और ये कम्युनिकेशन का बहुत पुराना सिस्टम होता है और ये सिर्फ फोटो के जरिए कम्युनिकेट किया जा सकता है। और मार्क फोटो के जरिए अपने होने का सिग्नल देता है और नासा भी इसके जरिए उससे बात करता है। और मार्क सारी बातें बताता है कि कैसे जिंदा बचा और अपना आलू के खेती के बारे में भी। अब नासा और मार्क आपस में मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं और नासा मैसेज करता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेज रहे हैं। तभी मार्क पूछने पर ये पता चलता है अभी तक नासा उसकी क्रू को उसकी जिंदा होने का खबर नहीं दिया है। ये सुनकर मार्क बहुत गुस्सा होता है। अब नासा मार्क के क्रू मेंबर को उसके जिंदा होने का खबर दे देती है। ये सुन के क्रू मेंबर को बहुत खुशी होती है और दुख भी होती है। उन्हें दुख इसलिए होता है कि वो मार्क को वहाँ अकेला छोड़ के आगे थे। अब मार्क को दिखाया जाता है वो अपने शेल्टर को चेक कर रहा होता है और जब वो अंदर आता है तब कुछ तकनीकी खराबी के कारण पूरा जगह ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मरते मरते बचता है और उसकी आलू की फसल खराब हो जाता है। अब वो दोबारा फसल नहीं कर सकता क्योंकि जो वातावरण उसने बनाया था वो सारा का सारा वातावरण नष्ट हो जाता है और आलू भी कम होते हैं। और हिसाब लगाने से पता चलता है कि जितने आलू उसके पास है नासा सहायता भेजने तक नहीं जाएगा, ताकि जब तक तुम तक मदद और खाना पहुंचेगा तुम जिंदा रह पाओगे। और मार्क वही करता है, वो एक दिन का खाना 3 दिन में खाता है। अब पृथ्वी पर नासा लंच की तैयारी करती है जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है, यानी कि उसके पास मदद पहुंचने से पहले वो भूख से मर चुका होगा। इसीलिए नासा मार्क को बोलती है कि तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा। लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी में उसकी टेस्टिंग नहीं करके और उसे लंच कर देते हैं। लेकिन मार्क की किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। रॉकेट लंच होने के बाद रॉकेट आसमान में जाके ब्लास्ट हो जाता है और इस बात से सब के सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अभी मार्क नहीं बच सकता, क्योंकि उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। और जब मार्क को पता चलता है कि लंच फेल हो गया तो वो टूट जाता है और वो अपनी माँ पापा को एक दुख भरी मैसेज करते हुए कहता है, मैं मुश्किलों से डरा नहीं, उसका सामना किया। इसी समय नासा पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है मार्क को बचाने का। तभी चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा लंच करने की तैयारी करता है। यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और वो एस्ट्रोडायनेमिक में काम करता है और वो एक तरीका ढूंढ निकालता है जिसमें मार्क को बचाया जा सकता है। वो कहता है कि जिस यान पर बाकी का क्रू पृथ्वी पर वापस आ रहा है, अगर वो पृथ्वी पर वापस आए बिना पृथ्वी की ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा और उसी समय हम चाइना के मदद से सारे जरूरी सामान क्रू के पास पहुंचा देंगे और उस यान को जिसमें आपके 5 क्रू वापस आ रहे हैं उसे दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे, यानी ग्रेविटेशन पुल के मदद से अंतरिक्ष में किसी दिशा में भेजा जाता है। रिच कहता है कि जब उनका यान मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें मार्स पर उतरना नहीं है, क्योंकि अगर सब मार्स पर उतरेंगे तो इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और सब पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। और कहता है मार्स पर रॉकेट जो पहले से है उसकी मदद से मार्क को मार्स की ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब ऊपर आएगा तो उसे बाकी के ग्रुप मेंबर पकड़ लेंगे। पर ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी क्रू मेंबर की जान खतरे में आ सकता है, क्योंकि मार्क की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। पर ऐसा करने से वो मार्क के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी के ग्रुप जो अब अपने घर पहुंचने वाले हैं उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। और नासा फैसला करती है कि वो ये नहीं करेंगे। पर वो लड़का रिच जिसने मार्क को वापस लाने का प्लान बताया था, वो किसी तरह क्रू मेंबर के पास पूरा प्लान पहुंचा देता है और क्रू मेंबर आपस में डिस्कस करके ये फैसला करते हैं कि वो मार्क को बचाने जाएंगे और चाइना के हेल्प से नासा जरूरत के सारा सामान को क्रू तक पहुंचा देता है। वहीं मार्स पर मार्क ने उस रॉकेट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वो मार्स के ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हर्मेस होता है।
अब 90 दिन के लंबे सफर के बाद मार्क उस रॉकेट तक पहुंचाता है और उसे नासा से सूचना मिलती है कि उस शिप का वजन 5000 किलो कम करना होगा, नहीं तो वो मार्क को ऑर्बिट तक नहीं लेके जा पाएगा। इसीलिए मार्क लगभग सारे सामान को निकाल फेंकता है और वो सब नासा की नेतृत्व में होता है। और सारे पार्ट्स निकालने के बाद वो शिप जितना खतरनाक दिखती है, उसमें जाना उतना मुश्किल है। अब सारे दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है। यहाँ पर मार्क भी टेक ऑफ करता है और अब उसका यान अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है और कुछ समय में अंतरिक्ष में पहुँच जाता है। अब क्रू मेंबर भी उसके साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और तभी वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बेहोश हो जाता है, इसीलिए बात नहीं हो पाती है। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि मार्क की स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वहीं मार्क बोलता है कि मैं अपनी शूट में छेद कर दूंगा और खुद को कंट्रोल करके आयरन मैन जैसे उड़ के आ जाऊंगा। उसे ऐसा करने से क्रू मेंबर मना करते हैं, लेकिन अभी भी हर्मिस की स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए उन्हें एक बम बनाकर अपनी स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है ताकि उसकी स्पीड कम हो सके। तब भी कमांडर मार्क को लेने के लिए बाहर आते हैं, पर वो एक रस्सी से बंधा होते हैं क्योंकि स्पेस में कुछ भी हो सकता है। और उस तरफ मार्क भी अपनी सूट में छेद कर देता है और कमांडर की तरफ उड़ के आता है। पहले तो हाथ पकड़ने के समय छूट जाता है, पर उस रस्सी में उलझ जाते हैं। उसके सहारे वो मार्क को पकड़ लेते हैं। ये इस मूवी का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। अपने क्रू मेंबर को फिर से मिलके मार्क बहुत खुश होता है क्योंकि वो कभी सोचा नहीं था कि वो कभी बच पाएगा। हर तरफ खुशी का माहौल होता है क्योंकि इतना खतरनाक मिशन जो कामयाब हो गया था। बाद में मार्क नासा में इंस्ट्रक्टर बन जाता है क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता है कि स्पेस में जिंदा कैसे रहे। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।